ऑप्शन नीचे गलत लिखी गई है, मैंने ही लिखी है जी, माजरत, तेजी में गलत लिखी गई हो तो देख लेते हैं सोल्यूशन, देखते हैं ना गलत भी है या नहीं। असल में ना मुझे टाइप करना पड़ी थी। ये लेजर कौन मार रहा है भाई? वीडियो वाले भाई आप मार रहे हैं लेजर यार। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ते हैं। हम तो सोल्यूशन खुद ही देख लेंगे सोल्यूशन वो है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं ये BRS और कैश बुक बनाने के हक में भी नहीं हूँ, शॉर्टकट की तरफ ले जाऊंगा आपको। बुक के अंदर ना क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस तो बिल्कुल यही है ICAP वाले, लेकिन सोल्यूशन ICAP वाले पैटर्न पे ही पड़ा है, जिसमें तकरीबन सारे सवालों में बैंक बैलेंस से BRS शुरू हो रही है। तो उसमें आप MCQs में परेशान हो सकते हैं, इसलिए मैंने अपने पैटर्न पे सारे सॉल्यूशंस को करके फोटोकॉपियर पे रखवाने का इरादा कर लिया है। यानी कि वो पैटर्न मैंने सॉल्व करके दे दिए थे, टीए साहब ने उसको चेक भी कर लिया, उसको जो है वो सॉफ्ट में कन्वर्ट भी कर लिया है, वो मेरे पास आ भी चुके हैं। वो बस मैं देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, एक नज़र में उनको देख लूँगा, मैं फ़ोटोकॉपियर पे रखवा दूंगा। वो 2-3 सफ़े होंगे, वो फ़ोटोकॉपीज़ आप रख लीजिएगा अपने पास, उससे फ़ायदा हो जाएगा आपको। BRS के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बेशक रखवा दूंगा मैं क्वेश्चंस भी, लेकिन दोनों सेट अलग रखूंगा। क्वेश्चन जो हैं MCQs वो भी रख दूंगा, और जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो भी रखवा दूंगा। MCQs जिनके पास मौजूद हैं, बुक जिनके पास है, उनको MCQs लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप बुक से सॉल्यूशन देखेंगे तो बुक में ICAP वाले सॉल्यूशन का पैटर्न है, आंसर सेम है, लेकिन उसको देख के आप परेशान हो जाएंगे। जिस तरह से हमने किया हुआ है उसी तरह से आपको सॉल्यूशंस वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज उम्मीद है मैं देख लूँगा, कल इंशाल्लाह। वो 2-3 दिन से ये तीनों तैयार करके दिए हुए, मैं रख नहीं पा रहा, ठीक है। ओके, अ बिजनेस इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स BRS। द बैलेंस ऑफ कैश बुक डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। The following information is available. Balance as per cash book before comparing bank statement is 11,000 डेबिट। ये क्या है? अनएडजस्टेड, और है भी कौन सा? नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग चेक्स 1550, ये अनप्रेजेंटेड होते हैं। उसके बाद बैंक चार्जेस 50, बैंक इंटरेस्ट इनकम 100। व्हाट इज द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट? अब इधर देखें जरा, थोड़ा सा खिसका ले नीचे, सामने आ रहा है आपके। कैश बुक आई, ये पहले कैश बुक रखा करें भाई हमारे फॉर्मेट में, जैसे पहले कैश बुक बनती है, ताकि बच्चों को ये ना लगे कोई नई चीज़ आ गई। कैश बुक आई जनाब, एज पर क्वेश्चन को काट के लिखें अनएडजस्टेड कैरी डाउन। आपने अपनी तरफ से अनएडजस्टेड को क्यों काट के एज पर क्वेश्चन लिखा? नहीं, लिखें अनएडजस्टेड कैरी डाउन। ये गलतियाँ सही हो रही है, रिव्यू हो रहा है आपके उसका, ठीक है, इसको चेंज करना है। अनएडजस्टेड कैरी डाउन कितना है? 11,000 सवाल में गिवन है। इंटरेस्ट इनकम 100 रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ऐड कर दी। बैंक चार्जेस 50 माइनस कर दिए, तो कैरी डाउन को काट के लिखें एडजस्टेड कैरी डाउन। काट के लिखें एडजस्टेड कैरी डाउन, ठीक हो गया जी? भाई मैंने हाथ से लिख के दिए थे ये सारी चीजें, ऐसे तो ना करें। देखा मैंने, इसीलिए आपको अभी तक नहीं दिए हुए। रिव्यू होना है, मेरा रिव्यू होगा फिर ही आपको मिलेगा। ओके, ये रिव्यू शुरू हो गया है। अच्छा जी, तो 11,050 क्या है? एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब इसको उठा के रखा इधर देखें BRS में, और सिर्फ आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, इनको ऐड किया जाता है। इसको अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स किसने लिख दिया पता नहीं, इसको काट के लिखें अनप्रेजेंटेड, ऐड अनप्रेजेंटेड। रिव्यू हो रहा है, सोल्यूशन भी सेट हो रहा है साथ साथ जी। काट के लिख दिया जी। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स को काट के लिखें, आगे जगह खाली है, ऐड UPCHEQUES, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। UPC कर लें, UPS ना लिख देना, UPC ऐड कर दें। और ये 1550 क्या था? अनप्रेजेंटेड चेक्स ही थे, ऐड हो गए। तो 11,050 के नीचे वाली लाइन कोई नहीं होती, ठीक है। 11,050 नॉर्मल बैलेंस था, इसमें 1550 ऐड हुआ और ये बन गया 12,600 का नॉर्मल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब ऑप्शंस में देखा तो एक भी नहीं है। हो तो आप में से सब ने, कितने बच्चों ने ये वर्किंग की थी? तो जिनकी ये वर्किंग होगी उनको 2 नंबर मिल जाएंगे, दैट्स इट।
जो छोड़ के आए उनको तो मैंने कुछ नहीं कहना ना, उनको तो फिर उनको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। किसी को समझ ना आ रही हो छोड़ के आओ फिर। ये JNK भी वर्किंग होगी भाई, पता नहीं वैसे ये क्या हुआ है, ठीक है। मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है। आपका इसको रास्ता दो यार, बड़े दिन हो गए हैं बेटा, चलो तुम्हारी खुराक नहीं, चलो पीछे चले जाओ, जाके खड़े रहो, चलो रास्ता दो इसको। असल में आपका पेपर होता है मंडे को, तो हफ्ते वाले दिन बंदा वैसे ही तंग होता है, तो शाम को बैठ के बना रहा था, तो गलती होगी मुझसे, ठीक है। इसलिए आप लोगों में से जिसने ये वर्किंग की है उसको सही वर्किंग के ऊपर 2 नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जिन्होंने वर्किंग नहीं की बेटा उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा, उनका मुंह ही नहीं है नंबरों वाला। ओके, अच्छा अब अगली बात सुने, ऐसे नहीं तफसीलात से हम ये काम किए करेंगे। अब BRS में हमारा काबू है तो हम क्यों इतना लेंथी काम करें। अब आप कैलकुलेटर पे ये काम किया करेंगे, जैसे ब्रैकेट में लिख लें, आपने यहां पर स्टार लगाया। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। देखें हम एक बनाया करते हैं एडजस्टेड कैश बुक, इसमें एक बैलेंस होता है अनएडजस्टेड, ठीक है, और फिर कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद एक बैलेंस आता है एडजस्टेड। फिर हम बनाया करते हैं BRS बैलेंस एज पर वही एडजस्टेड कैश बुक आता है, कुछ चीज़ें ऐड कुछ चीज़ें लेस, ये हम कर लेते हैं, और उसके बाद हम पहुंच जाया करते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब आपने क्या ख्याल रखना है, रिक्वायरमेंट के अंदर ना ये तीनों चीज़ें मांग रहा है नॉर्मली। कभी वो कहता है बताओ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और दे देता है आपको ये वाला बैलेंस, तो इसका मतलब आपको यहां से चल के यहां से होते हुए वहां पहुंचना पड़ेगा। कभी आपको कहता है ये वाला बैलेंस ले लो और ये बता दो एडजस्टेड कैरी डाउन, तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप जब रिवर्स वर्किंग करके यहां पहुंचते हैं तो ये बैलेंस तो निकल चुका है। और कभी आपको कहता है ये बैलेंस ले लो और ये निकाल कर दे दो, तो इसका मतलब आपको यहां से चल के वापस यहां तक आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो जब सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब मैं वो रिव्यू कर लूंगा, तो आपने ये जितने भी MCQs होंगे ना, ये कैलकुलेशन वाले MCQs, इन सबको एक गो में देखना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़नी और डिसाइड करते जाना है। मैं आपको ओपन करवा के रिक्वायरमेंट पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट कभी वो कहेगा बताओ बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट कितना था, वो अनएडजस्टेड, बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट कितना था, वो ये वाला बैलेंस है, ठीक है। अब अगर ये वाला बैलेंस मांग रहा है तो वो तो वैसे भी रिवर्स वर्किंग से यहां पहुंचने पर भी हो जाएगा, टाइम जाया करने की जरूरत शायद नहीं होती, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट पढ़ के समझना जरूरी है। तो एक ही रिक्वायरमेंट थी, व्हाट इज द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस ये वाला मांगा था, और हमें शुरू कहां से किया था उसने, बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर कंपेयरिंग इट विद, यानी उसने हमें कहा यहां से चलो यहां पे पहुंचो, तो सब कुछ ही करना था, ठीक है, और सही है ना। अब कैलकुलेटर उठाकर हमने ये काम शॉर्टकट कैलकुलेटर पे ही करना था, ठीक है। सवाल के अंदर बस डिसाइड ये कर लिया हमने कि हम मौजूद कहां पे हैं, हम मौजूद कहां पे हैं, ठीक है, और है भी कौन सा बैलेंस, नॉर्मल, कितना 11,000। इधर देखो, अब डायरेक्ट करना था, ये लेजर शेजर नहीं बनाने, टाइम बचाना है, ठीक है। आगे बढ़े, आउटस्टैंडिंग चेक्स, उसे को यार ये BRS क्या, जरा पहले कैश बुक से चल रहा हूं तो पहले वो कर लेता हूं, ठीक है। +50 करूं या -50 करूं, -50 +100, तो यहां से मैं पहुंच जाऊंगा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। पहुंच गए, यहां पे आ जाएंगे, तो बोलो उसके बाद आगे क्या चीज है, सिर्फ एक अनप्रेजेंटेड चेक्स, वो क्या हुआ करते हैं, इसमें ऐड हुआ करते हैं, कितना 1550। तो आप इस तरह से शॉर्टकट में कैलकुलेटर पे ये काम कर सकते हैं, एटलीस्ट ना करें कैलकुलेटर पे, स्टार लगा के ये चीजें लिख दें एक स्टेटमेंट फॉर्म में ही, इस तरह से टाइम जाया नहीं करेंगे, ठीक है। वर्किंग की जगह ये शो कर दें,
तो वो यही हो रहा है, प्लस आप प्लस करें इनकम, लेस करें चार्जेस, अनप्रेजेंटेड ऐड करें, काम हो जाएगा। क्या असल तो ऑप्शन सही होना चाहिए, ये तो एहतियात के लिए कह रहा हूँ लिख लो ताकि दो सही हो चीज़ें, तो कहे दो तो सही थी बाकी ये गलत होगी, थोड़ा सा शायद वो ग्रेस मार्क्स दे दे। ओके, एडजस्ट MCQ नंबर 2, व्हाट इज द करंट बैलेंस एज पर, हाँ जी, अब रिक्वायर्ड तो है करंट बैलेंस और गिवन क्या है, a business received a bank statement showing a credit balance of, a business received a, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात डिसाइड ये करना होगा हम यहां पे मौजूद हैं या यहां पे मौजूद हैं या कहां पे मौजूद हैं, और फिर मांग क्या रहा है, टाइम जाया ना होता, ठीक है। तो अब उसने हमें क्या कहा, a business received a bank statement showing a credit balance of 7400, कहां पे मौजूद, यहां पे, समझो बात को, ठीक है। और रिक्वायरमेंट में पढ़ो तो व्हाट इज द करंट बैलेंस नॉट एडजस्टेड, करंट का मतलब बगैर गलतियों को सही किए हुए जो बैलेंस होता है वही करंट होता है ना, तो वो चाह रहा है हमें यहां पर बुलाना। तो इसका मतलब अगेन ये दोनों सवाल ऐसे थे जिनके अंदर सब कुछ ही करना था, ठीक है। तो फिर सवाल के अंदर कहता है ऑन इन्वेस्टिगेशन, मौजूद यहां पे थे ऑन इन्वेस्ट 7400, और वो 7400 कौन सा था, क्रेडिट है, क्रेडिट तो नॉर्मल होता है ना बैंक का नॉर्मल होता है, ओके जी। फिर कहते हैं ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज, पता लगा, क्या पता लगा, बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो चेक्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर 16200 एंड बैंक्ड, ये कौन से होंगे बैंक, फिर सुनो ऑन इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट डिस्कवर्ड दैट बैंक स्टेटमेंट does not show checks received from customers and banked, banked का मतलब होता है बैंक में जमा करवाए, हमारा चेक जो इश्यू किया हो हम तो नहीं ना जमा करवाते, और फिर नजर आ रहा है कस्टमर, तो कस्टमर से चेक आए और हमने बैंक किए मतलब जमा किए बैंक में, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नजर, ये कौन से चेक्स हैं, यहीं पे अंडरलाइन करके छोटा सा UC लिख लो। अब शॉर्टकट करेंगे, आप सोल्यूशन पूरा नहीं करेंगे, आपको सोल्यूशन सारे पूरे मिलेंगे उसमें, लेकिन आपने पेपर में अब शॉर्टकट ही करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड कहां जाते हैं, एडजस्टेड कैश बुक में या BRS में, आगे बढ़े। एंड सेम फॉर चेक्स पेमेंट्स टू सप्लायर 18500, यानी वही बात उसने कंटिन्यू की, जुमला इस तरह से बनता है ना, ऑन इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट डिस्कवर्ड दैट बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो, अब अगली बात ना पढ़ो, चेक्स पेमेंट फॉर सप्लायर 18500, ये पढ़ लो, ठीक है ना। वो एक ही बात उसने की थी कि बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे वो चेक जो कस्टमर से आए हमने बैंक किए और वो जो हमने पेमेंट कर दी है, तो फिर 18500 क्या है, लिख लें UP, ठीक है। 18500 अनप्रेजेंटेड और 16200 अनक्रेडिटेड, ये तो दोनों ही BRS के आइटम्स थे। नेक्स्ट, द बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो शोज बैंक चार्जेस ऑफ 250 विच वर नॉट येट रिकॉर्डेड इन द, ये क्या है, बैंक चार्जेस कहां पे, कैश बुक में सही होते हैं। अब जहन के अंदर नक्शा बन गया, मौजूद हैं हम यहां पर, ठीक है, और हमने, शायद मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, इस पे शॉर्टकट पे जाना मुश्किल लग रहा है, सवाल अगर मुश्किल लगे तो वैसे चले जाएं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नहीं पता मुझे उस ओपनिंग के पॉइंट का, ठीक है ना, नहीं पता, कोई मसला नहीं, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए तो क्या करूंगा, ये मैं शॉर्टकट, सॉल्यूशन बाद में देख लेना, वो मुकम्मल है, उसको बाद में देख लेना, ठीक है। ये क्या होगा, अनएडजस्टेड कैरी डाउन, ऐसे ही है ना, ये चाहिए ना हमें, नहीं पता, ठीक है। जो बैंक चार्जेस वो कह रहे रिकॉर्ड नहीं हुए, जब वो रिकॉर्ड करने हैं तो वो प्लस होने हैं या माइनस होने हैं, माइनस, ठीक है। आगे बढ़ो, बस कैश बुक खत्म हो रही है यहां पे, उसके बाद BRS के आइटम्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, 18500, और अनक्रेडिट क्या हुआ करते हैं, 16200, और आंसर गिवन है कितना, बैंक रिसीव्ड, बिजनेस रिसीव्ड आ बैंक स्टेटमेंट हैविंग बैलेंस ऑफ 7400, ठीक है। अब ये इधर लिखा हुआ था 7400, यहाँ पे अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट लिखा करते थे, ये बैलेंसिंग निकाल के इधर जाया करते थे, और वहां से फिर शॉर्टकट किया ना, कोशिश कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, सबसे मुश्किल मुझे यही लगा था सवाल, ठीक है, शॉर्टकट ही कर सकते हैं। अब इस एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, 7400 इधर ही पड़ा था,
1 by 1 प्लस 250 माइनस 18,500 प्लस 16,200 आंसर इज 53। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है तो डेबिट। ये ऑप्शन नंबर सी है, अच्छा बी है, ठीक है 5350 डेबिट, टिक कर लें बी। अब जाके सोल्यूशन को देखें, वहां पर तफसील से ये बात हुई हुई, ठीक है। तो वहां पे हैं ओ कोई बात किधर गलत बनी बेटा, सोल्यूशन में गलत है ना, तुम छोड़ो उस बात को, तुम छोड़ो उस बात को, चलो तो सही, मैं सोल्यूशन पे तो अब आ रहा हूँ। उसने सारी तबाही मचाई हुई है और सवाल भी अपने उठा के लिख दिए हैं खैर से। ये दूसरों में भी ऐसे ही हुआ है, इसीलिए बच्चों मैंने आपको नहीं दिया वो सोल्यूशन, टेंशन ना लें, ओके। अभी तो मेरे पास है ना, सही करवा रहा हूं। आ जाएं जी। कैश बुक ओपनिंग गलत, एज पर क्वेश्चन को काट दें, एज पर क्वेश्चन को काट दें और इधर लिखें अनएडजस्टेड कैरी डाउन, और वो भी पता नहीं है, अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिखें और उसके आगे छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा लें करीबी, ताकि फिगर की जगह रहे। ये पता नहीं था हमें, ये तो रिक्वायर्ड था, ठीक है। ये सवाल इस सोल्यूशन के हिसाब से कुछ यूं बनता है, बल्कि ये लिखा तो हुआ है क्वेश्चन मार्क और ये, ठीक है ना, ये सवाल था, ठीक है। तो ये सवाल को सही कर लेंगे, अभी मैं आपको 1 मिनट दे दूंगा। उसके बाद उसने कहा बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड नहीं है, मैंने वो शॉर्टकट से काम किया, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड नहीं है, कर लो रिकॉर्ड, कितना 250, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं है, और क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनक्रेडिट चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड 18,500 अनक्रेडिटेड। अब ये टोटल डाटा गिवन था, ठीक है, ये पता नहीं है, यहां पे मौजूद है, रिवर्स वर्क करें, रिवर्स वर्क करेंगे तो ये क्या निकलेगा, बैलेंसिंग कितना निकलेगा 5100, नॉर्मल 5100, इधर तो ये बैलेंसिंग क्या निकलेगा 5350। तो किधर से चले हैं, यहां से, पहला पॉइंट ये था, इधर से चले हैं और फिर ये बैलेंस आया, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से सॉल्यूशन सही बनता है, अगर कोई गलती है इसमें तो सही कर ले, पता नहीं क्या किया वैसे भाई ने। इससे अच्छा था मैंने जो वो हाथ से लिख के दिए थे ना सॉल्यूशन बच्चों के, वही दे देता। हाँ तो जाहिर सी बात है, उसमें कैसे गलती हो सकती थी, वो तो मैंने खुद जो लिखे थे, जो जब आपने लिखे हैं तो गड़बड़ होगी, वही दे दूं फिर, वही हाथ से लिखे हुए हैं मेरे हाथ से, वो सोल्यूशन एमसीक्यू है, उसके साथ ही ऐसे करके मैंने ना वो वहीं पे बना के लिखा, वो दे दूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं ताड़ी राइटिंग ही नहीं पसंद सानू, ओके डन, बस यही सही करके कंप्यूटर ही मिलेगा, ओके कंप्यूटर ही ले लेना आप, नहीं लेना आप मेरी राइटिंग, ओके जी। ये सही कर लें सोल्यूशन आप भी। क्योंकि करंट बैलेंस वो है जो सवाल में हमें बताया जाता है, उसके बाद एडजस्टमेंट्स नहीं हुई होती ना। सवाल को पढ़ो ना, सवाल में क्या कह रहा है, बिजनेस रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट डिस्कवर्ड, बैंक स्टेटमेंट ये कर रही है, ये कर रही है, और बैंक स्टेटमेंट से पता लगा कि लेजर में रिकॉर्डेड नहीं है। तो फिर करंट बैलेंस कौन सा हुआ, जिसमें बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड नहीं है, जिसमें अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड रिकॉर्डेड हैं और बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड नहीं, करंट की बात कर रहा है, ठीक है। देखो ना, बैंक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा दोनों में फर्क है, इन्वेस्टिगेशन करके कह रहा है कि जी बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए कैश बुक में, और वो कह रहे हैं करंट बैलेंस बताओ, तो करंट तो फिर बैंक चार्जेस के बगैर वाला है। अगर बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लो तो वो तो एडजस्टेड बन जाएगा, वो तो करंट नहीं है, ठीक है। टाइम ही नहीं बचा यार, पता नहीं क्या हो रहा है। चलें आप टेस्ट नंबर 3 के एमसीक्यूज कल साथ रखिएगा, सोल्यूशन भी साथ रखिएगा, खैर से वो सोल्यूशन में पता नहीं क्या होना है, उस सोल्यूशन में पता नहीं, रहने दीजिए, नए बच्चे सोल्यूशन ना लाएं, इसको सही कर लें, सोल्यूशन को, ये सोल्यूशन सही कर लें जल्दी से। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, पिछले सवाल में स्टार्टिंग पॉइंट शायद ये था और एंडिंग पॉइंट ये था,
ये कल मैं कोशिश करूंगा पहले 10-15 मिनट में सारे एमसीक्यूज आपके सामने रख के सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ा दूं, ताकि फौरी तौर पे आप जज कर सकते हैं या नहीं। 1-2 नंबर का एमसीक्यू आए तो उसमें तेजी से ये काम कर लिया। ओके जी, आज का लेक्चर आज के लेक्चर नोट्स ओपन कर लें, मतलब जो लेक्चर नंबर 3 था, बहुत ही कम टाइम रह गया। कल लाजमी अपने साथ आपको पेपर्स वापस मिले हैं ना, चेक्ड सॉल्यूशंस मिले हैं, उसके साथ पेपर्स लगे हुए थे। तो कल जो है वो टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन पेपर आपके पास हो, किसी को भी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 3 का, टेस्ट 4 हमने सारा डिस्कस कर लिया है ना, उसमें कुछ नहीं है। टेस्ट 3 के अंदर बस एक पॉइंट डिस्कस करना है मैंने रिसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन में, वो लाजमी करना है मैंने, इसलिए लेके आइएगा। ये तो नजर आ गया तुमने, ऐसे मैंने थोड़ा सा इशारा किया कि आ जाओ, तुम कहते मुझे नजर नहीं आता कुछ। ये लैपटॉप उठा लो यार, यहाँ लग जाएगा पता। ये बैग में रख दो, ये बैग में रख दो, बैग मेरे पास नहीं है। और भी कंफर्म कर लेना मुझसे कॉपी कर दिया उन्होंने या नहीं, बुक कॉपी कर दी है या नहीं, कंफर्म कर लेना, मुझे बताना फिर। अच्छा जी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 2 पढ़े हैं हमने, एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट। इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर लाइफ हो तो रेट में जा सकते हैं, रेट हो तो लाइफ में जा सकते हैं। सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है 1 ओवर यूजफुल लाइफ करके रेट, 1 ओवर रेट करके यूजफुल लाइफ। खुसूसियत क्या थी स्ट्रेट लाइन मेथड की? हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर होता है, हर साल फॉर्मूला रिपीट होता है। ओके, फिर हम आए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। तो हमने कहा 2 बातें याद रखने वाली हैं इसमें। पहली बात, रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस नहीं करना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना है। दूसरी बात, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा हमेशा WDV, ठीक है। अब पहले साल, ये कुछ बच्चे बोलते ही रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्या मसला है इनके साथ, टेक्निकल फॉल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जी। बोल लें फिर हम रहने देते हैं पढ़ना। आप भी उन्हीं में कैमरे के साथ वाले भाई, ब्लू जैकेट, हाँ ओके। उसके बाद भी बोल गए, वो साथ वाले कह रहे हैं हाँ बोल लेंगे, कुछ ऐसी बात कर रहा है, कुछ पता नहीं जी। स्ट्रेट लाइन मेथड कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना है, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है, यही है ना, या हर साल कॉस्ट को डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ से, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल WDV, ठीक है। तो पहले साल WDV थी ही नहीं हमारे पास, तो फिर मजबूरन कॉस्ट पे ही हमने रेट लगाया था, ठीक है। ये तो थी सिंपल सी बातें, हमने डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़ लिए। आज हम डेप्रिसिएशन की मेन बात करना चाह रहे थे। अब देखें 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट में कितनी बात होती है। सवाल आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर बाबर परचेज्ड द फॉलोइंग एसेट्स। अब डेट ऑफ परचेज गिवन है और कॉस्ट गिवन है और डेप्रिसिएशन रेट है 10% अंडर। देखें अब रिड्यूसिंग बैलेंस 2 दिन तो भूल ही जाए ना, कल भी मैं इसको नहीं आने दूंगा, फिर परसों जाकर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को लेकर आऊंगा। अब स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम वापस आए हैं, लेकिन वो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था आपने। आज हम एसिड का आना रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। जाहिर सी बात है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो आज नहीं बना सकेंगे, टाइम काफ़ी जो है वो टेस्ट डिस्कशन में हो गया, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह आते ही इसी सवाल की मैं पहले इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाऊंगा आपके साथ, ओके। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट क्या है?
रिक्वायरमेंट पढ़ दें, प्रिपेयर एसेट अकाउंट, नहीं प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड पता नहीं क्या अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2009 एंड 10। ये पता नहीं क्या को मैं बाद में समझाता हूं, ठीक है। अकाउंट बहरहाल बनाने हैं, 2 अकाउंट्स का नाम लिया उसने, ठीक है। एक तो उनमें है एसेट का अकाउंट, अकाउंट मतलब लेजर, और लेजर तो हमने कई दफा बनाए हुए हैं, कोई नई बात नहीं हमारे लिए लेजर बनाना, ठीक है। तो वापस लेजर पे आ रहे हैं हम, ठीक है। ओके, असल में तो है एंट्री की कहानी, ठीक है। एंट्री क्या करेंगे, तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में आपके साथ आज पहला दिन है, करता रहूंगा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करूंगा और फिर उनको पोस्ट करता रहूंगा आपके साथ, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहला काम क्या कर रहा है बाबर, देखें। बाबर ने 1 अप्रैल 2009 को एक एसेट खरीदा, कितने का, 2 लाख का, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल 2009 पर आप मुझे जर्नल एंट्री पास करवाएं तो क्या बनेगी, बल्कि आज शायद इतना काम तो करना नहीं है, इधर करके एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्रीज, डेट 1 जनवरी 2009, अप्रैल 2009 कर ले। फर्क क्या पड़ेगा वैसे डेट से, डेट से फर्क क्या पड़ेगा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बदल जाएगा, ठीक है। ओके, तो एंट्री बोलें, एसेट खरीदा है तो एसेट खरीदा है, एसेट बढ़ा है, बोलो एसेट बढ़े तो क्या करते हैं, डेबिट। और सवाल चुप है, अज्यूम करो फिलहाल कैश ही, ठीक है, अभी तो बचपन में है, तो बस एसेट खरीदने की एंट्री जैसे किया करते थे आज तक वही काम आज भी कर रहे हैं। तो एंट्री कीजिए, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 2 लाख, ठीक है जी। 2 लाख से हमने एंट्री पास की, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। नजर आ रहा है एंड वालों, एंड वाले मुझे भी नजर आ रहे हैं, दोनों खड़े हो जाएं जरा, आप दोनों, आपके साथ वाले भी, रेड शर्ट खान साहब के साथ वाले, आप दोनों खड़े हो जाए, हाँ इसके साथ वाले, दोनों दोनों, ओके। वैसे ही दिल कर रहा है मेरा, खड़े हो जाओ। बड़ा खतरनाक मौलवी जी, ओके जी। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, छोड़े, पहले इसकी पोस्टिंग करवाएं जी। एसेट खरीदा है, एसेट बढ़ा है बिजनेस में, एसेट का बढ़ना डेबिट, याद आ रहा है, एसेट बढ़ा है तो एसेट का बढ़ना डेबिट, कितने से डेबिट, 2 लाख से एसेट अकाउंट डेबिट हुआ। अब मुझसे कैश अकाउंट मांगा नहीं गया, तो कैश को क्रेडिट करने के लिए कैश अकाउंट ओपन करेंगे या हम बस दिमाग में एंट्री कर लें, ठीक है। बीआरएस इसीलिए करवाई थी, बहुत घुमा फिरा के वो हमने काम किया था ताकि हमारी डबल एंट्री मजीद तेज हो जाए, ठीक है। तो एंट्री बनी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1 अप्रैल 2009, ठीक है जी। एंट्री पोस्ट करें जल्दी से, जल्दी से इतना काम करें, साथ साथ तुम बैठ जाओ। ये असल में तो एंट्री यूं हुई है ना बेटा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 2 लाख से, और यहाँ पे हमने लिखा होगा एसेट और यहाँ पे लिखा होगा कैश, ठीक है ना। लेकिन हम दूसरा, हम रेलेवेंट अकाउंट सिर्फ बना रहे हैं, कैश का बनाया नहीं। हाँ भी शर्म आ रही है भाई साहब, शर्म आ रही है, नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, खड़े रहो थोड़ी देर, खड़े रहो थोड़ी देर, ओके। उसके बाद क्या हुआ जी, 1 जून 2009 को फिर एक एसेट खरीदा, दूसरा एसेट खरीदेंगे तो एंट्री तो बदल जाएगी,
हाँ, एंट्री एसेट खरीदने की सारी जिंदगी यही रहेगी अब, ठीक है। जितनी बार 1000 दफा एसेट खरीदोगे ना तो एसेट ने डेबिट ही होना है। हाँ, क्रेडिट कभी कैश कभी पेबल, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। तो बहरहाल अभी तो कैश ही देने में रखें। किस दिन जनाब? 1 जून 2009 पर एक और एसेट खरीदा। एंट्री बोलेंगे, सब पास होने वाले, बस मुझे पता था सभी पास होने वाले हैं। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 3 लाख। एजाज तुमने तो नहीं बोली एंट्री? ओहो, चलो फिर अल्लाह तुम्हें भी पास करे, ठीक है जी। एंट्री एसेट डेबिट कैश, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1 जून 2009। जल्दी से एंट्री पोस्ट करें। बेहतर तरीका ये है कि एंट्री मुझे करने दिया करें, समझा करें, फिर पोस्ट किया करें। यहां पे लिख रहा हूं मैं, या आज बस लिख रहा हूं, कल से ही नहीं लिखा करेंगे। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्या हुआ? 1 सितंबर 2010 को एसेट खरीदा। करते चले एंट्री। खुदारा रुकें, उसने साल अलग अलग मांगे हैं, और वैसे भी उसने कहा फॉर द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 9 एंड 10। तो 9 तक तो पहले रोको बात को, 1 साल हमारा खत्म हो गया है। गौर करने की बात ये थी कि सवाल के अंदर तो 3 एसेट्स हैं, लेकिन साल के अंदर 2 एसेट्स हैं। 2 पहले एसेट्स हमारे पहले साल में और 1 एसेट अगले साल में जाकर है। तो इसलिए जरा होल्ड कीजिए। क्यों होल्ड करना है? क्योंकि ये 2 एसेट्स अब पूरा साल इस्तेमाल हुए, पूरा साल ना हुए तो जितने महीने भी हुए इस्तेमाल, तो इनको इस्तेमाल करके डेप्रिशिएट करना होता है। इस्तेमाल की वजह से ये डेप्रिशिएट होते हैं, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी और उसकी एंट्री भी पास करना पड़ेगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को? चलो, तो इसका मतलब अब हमारा अगला कंसर्न क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। बात समझ आई? ये हम वर्किंग करने लगे हैं, ठीक है। और प्लीज आप लोग अगर साथ नोट ना करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एक लाइन आप यहां पर छोड़ेंगे, पता नहीं क्यों, इस वर्किंग में, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है, ओके। उसके बाद आप दूसरी लाइन में लिखेंगे यहां पर, भाई हमने सवाल के अंदर क्या देखा, इस साल हमारे पास एसेट्स आए हैं। एसेट का आना एडिशन कहलाएगा या डिस्पोजल? एसेट का आना एडिशन कहलाएगा या डिलीशन? हाँ, एसेट बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है ना, तो एडिशन हुआ है, ठीक है। अब इन्हीं एडिशंस के ऊपर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना। तो एक लाइन इस हेडिंग देने के बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं ये लाइन छोड़ें ताकि मैं आपसे साथ साथ आपसे वर्किंग करवाता चलूं ना। पहला दिन है तो क्या हुआ, आप ही करें सारा काम, आपको आता है सब कुछ, कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ऑन एडिशंस डेप्रिसिएशन, देखें ऊपर हेडिंग क्या है, ऊपर हेडिंग क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। किस पर? एडिशंस पर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैं कह रहा हूं निकाल दें, किस पर? एडिशन। तो कितने एडिशन है? 2। मेथड कौन सा है? रेट कितना है? सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। मंथ्स का आपको पता है, तो जरा मुझे ये दोनों एक्सपेंसेस तो निकाल दें। शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश, हिम्मत करें, शाबाश। लिखना भी है दलेरी से, हिम्मत से। सफ़ा ज़ाया नहीं होगा, गलती होगी तो यूं लाइन लगा देंगे। सफ़ा बचाते बचाते 6 महीने ना ज़ाया हो जाए, तो सफ़ा नहीं बचाना, 6 महीने बचाने हैं। हिम्मत करें, पहली बार जिंदगी में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, इस वर्किंग के अंदर कैलकुलेट करना खुद करें, शाबाश, हिम्मत करें। किधर है कैलकुलेशन?
कर ले यार चिश्ती, कर ले, तेरी मेहरबानी। ऐसा वो काम क्यों नहीं करते हो कहीं पास होने का खतरा हो जिससे? सर मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे मुझे डर हो मैं पास हो जाऊं, है ना? कोई शर्म आ रही है? हाँ के ना? आ रही है, बैठ जाओ। ओके जी, बस करें। इधर पता नहीं क्या कुछ करी जा रहे हैं। इधर देखें, बड़ा ही आसान काम था, आप लोग किस मुसीबत में पड़ गए। इधर देखें, इधर देखें, पता नहीं वर्किंग के फॉर्मेट खोले जा रहे हैं आप। ओ भाई को 4 साल की डेफिनेशन लेनी है, 1 साल के भी कुछ अरसे की। अब इधर देखें, मैंने आपको कहा था उस दिन कि कॉस्ट लिखी होती है, डेप्रिसिएशन लिखते हैं, फिर WDV, फिर डेप्रिसिएशन, फिर याद आ रहा है? उसमें मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन का तो फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन तो सिर्फ ये पड़ी हुई है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट या डिवाइडेड बाय लाइफ, को एक काम होता है। तो सिर्फ इतना सा काम आपसे कहा था करने का, ठीक है? अब इधर देखें, सब तवज्जो से छोड़ दें, सब काम अपनी अपनी जगह छोड़कर इधर देखें। एडिशन 2 हुए हैं जी, ठीक है? एक की कॉस्ट है 2 लाख, दूसरे की, दोबारा सवाल पे नहीं जाएंगे, एक बार हमने एंट्री कर ली, सवाल से उठा के एसेट्स को ले आए हैं हम अपने अकाउंट में। अब दोबारा सवाल पे क्यों जाएं, खुद देख कर लाए हैं हम। ओके, दोबारा सवाल पे नहीं जाना, हमारे सामने है, डेट भी अवेलेबल है, एडिशन भी पता लग रहा है, डेबिट साइड पे एसेट पड़ रहा है, और एक एसेट आया 1 अप्रैल को, दूसरा 1 जून को। तो सिंपल, इधर देखें, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। डेप्शन रेट क्या है? 10%, 10% स्ट्रेट लाइन, 10%। इधर देखो, अब एसेट नंबर 1 भी ना लिखो, टाइम बचाओ। कितनी कॉस्ट है? कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 सही। डिवाइड, अगर लाइफ दी होती डिवाइडेड बाय लाइफ कर देता, रेट है तो इनटू रेट कर दो। मसला क्या है इसमें? ठीक है, तो आंसर आ गया 20,000। ओके ओके ओके, रॉन्ग क्यों है? वरॉन्ग क्यों है? सारा साल तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, आया है 1 अप्रैल को, तो जनवरी फरवरी मार्च की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, सिखाया था। तो फिर कितने महीने? उंगलियों पे गिनेंगे तो ठीक रहेगा, एटलीस्ट शुरू वाले कर लो ना, जनवरी फरवरी मार्च इधर ते फिर उधर, 9 रह गए। ओके, 9/12 15,000 150,000 कहा का खौफ करो जी, सही है। बस एक एसिड की डेफिनेशन निकालें और एंट्रियां करनी शुरू कर दें। अगर हमारे पास 50 एसिड है तो हर एक की अलग अलग एंट्री करेंगे? नहीं भाई नहीं, एक ही बार सारी डेफिनेशन निकालते हैं, एक ही बार एंट्री पास करेंगे, ठीक है? और अगली बात तो भूल ही गया, वैसे आपको बताया भी हुआ है, डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के लिए हम चाहते तो हर रोज शाम को भी कर सकते थे, याद है? थोड़ी सी बात की थी आपसे, लेकिन हम पागल थोड़े ही हैं, बेलने में बाजू थोड़ा ही आया हुआ है कि हम हर रोज जाते हुए डेफिनेशन की एंट्री करके जाएं। साल के एंड पे एक बार डेफिनेशन एक्सपेंस निकालेंगे और साल के एंड पे एक ही एंट्री पास करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं 31 दिसंबर 9 पे मौजूद हूं डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के लिए। तो फिर सारे एसेट्स की डेफिनेशन भी इकट्ठी निकालो, एंट्री भी एक ही करेंगे, अकाउंटेंट्स सुस्त। ओके जी, बताओ ना, 17,000 नहीं, मुझे वो बताओ, फॉर्मूला बताओ। कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। रेजिडुअल वैल्यू, ये ना मैं 1-2 दिन में लिखना छोड़ दूंगा, जब रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी तो स्ट्रेट लाइन में मैं लिखना छोड़ दूंगा, फिर टेस्ट जब आएगा उसमें रेजिडुअल वैल्यू होगी, मेथड स्ट्रेट लाइन होगा, आप भी भूले होगे। बता रहा हूं, एडवांस में बता रहा हूं, अभी तो पिटाई के दिन शुरू हो रहे हैं, अब देखता हूं कौन पास होता है, ठीक है? वैसे मैं चैलेंज कर और मैं मजाक नहीं कर रहा, वैसे आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, आप हो भी जाते हैं पास। अच्छे बच्चे भी कभी कभी आ जाते हैं क्लास में, इत्तेफाक होता है, लेकिन ज्यादातर अच्छे नहीं है आप में से, थोड़े बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है? इंटू 10%, इंटू ऊपर भी 9, इधर भी 9,
यकम जून, ये 6 वाले इसने उंगलियों पे नहीं गिना, इसने उंगलियों पे नहीं गिना। हाँ नहीं, जो जिन्होंने 6 बोला उनको पता है उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा मैं छोटा बच्चा बनूं, 1 2 3 4 करूं। आई के अपने कहा छोटे ही रहो, इंट्रो में FAR 1 में आने की जरूरत, तो उंगलियों पे गिन लेना है, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने बन रहे हैं? 7। तो जून को सुन के 6 नहीं कह देना, 7 बाय आंसर ले जी ले। ओके डन। अच्छा अब देखें, यहां पे कुछ लिखूंगा लेकिन बाद में, और इसके बाद कुछ लिखेंगे इंशाअल्लाह, वो कोई 4-5 दिन, चौथे दिन 5 दिन जब डिस्पोजल आएगा। अभी तक हमने एसेट को बेचना नहीं है, अभी आपने सोचना भी नहीं है, बेचेंगे भी सही, बड़ा कुछ करेंगे एसेट के साथ। अभी तो एसेट हमारे हत्थे चढ़ा है, पहले तो बचपन में सिर्फ हमने एसेट डेबिट करके जान छुड़ा ली थी, अभी तो एसेट हत्थे चढ़ा है, बहुत कुछ करेंगे इसके साथ। लेकिन फिलहाल जितना कहा है बस उतना, अभी सिर्फ खरीदेंगे, कुछ दिन बाद इसको बेचेंगे, कभी जला के निकालेंगे, कभी बेच के निकालेंगे, कभी बदला बदली करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, पर अभी सिर्फ खरीदें। ओके, तो एक फिगर बताओ टोटल इनकी। 25,000। अच्छा जी, जगह ना छोड़ें, बल्कि जब डिस्पोजल आएगा तो ऐड कर लेंगे जी। 32,500। ये क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है। ये क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस एंट्री आपने करवानी है, एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? भाई कुछ अरसा हमने एसेट इस्तेमाल किया तो उसकी वैल्यू गिरी है, तो एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, नाम क्या है इसका? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है जी। रुक जाए अभी, डेप्रीसिएशन चलें पहली दफा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने से डेबिट? 32,000। आगे एंट्री लिखने वाले अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे, रुक जाएं जी। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। अब है क्या ये? एसेट की कमी। बोलो, एसेट का बढ़ना क्या होता है और एसेट की कमी? उसूली तौर पे तो एंट्री बनती है डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। भाई बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल सही एंट्री है, इसकी बिल्कुल इजाजत भी है, ये बिल्कुल हम करेंगे भी सही, ये सिलेबस में भी है, ये टेस्ट भी होता है, मैंने सब कुछ बता दिया आप, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये नहीं करेंगे, ठीक है जी, फिलहाल ये नहीं करेंगे। 2 तरह की अलाउड प्रेजेंटेशंस हैं। पहले मैं आपको बेटर प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, 6-7 दिन, सिर्फ 8 दिन इसी पे चलते रहेंगे, सारा फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन इसी के साथ कर लेंगे। उसके बाद एक दिन जाके कहूंगा अच्छा अगर ये एंट्री ना करो जो अब सिखाने लगा हूं, बल्कि वो पहले दिन वाली एंट्री कर लो, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, सबसे आसान है, तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो होना कुछ भी नहीं है, करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल बेटर प्रेजेंटेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। कल प्रूव करूंगा बेटर क्यों है, आज सिर्फ एंट्री करवा रहा हूं, टाइम कम है। वैसे प्लान में था आज सारा कुछ बैलेंस शीट तक जाना था हमने। बहरहाल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट कर दिया। अब करने लगे थे एसेट क्रेडिट। अकाउंटेंट्स ने कहा नहीं कैश नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन में कभी भी कैश नहीं पे होता, एसेट की वैल्यू में कमी कि हमें पैसे नहीं देने पड़ते, खरीदा हुआ है एसेट, वो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू लूज कर रहा है, ठीक है। ये नॉन कैश एडजस्टमेंट है, एक तो ये जहन में रख लेना। एसेट क्रेडिट हो सकता है क्योंकि एसेट की वैल्यू गिरी, या कुछ और क्रेडिट, कैश कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। खुदा के लिए ये बात जहन में है भी तो निकाल लें, ठीक है। दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्या मतलब? हमने एक बार कैश खर्च के एसेट खरीद लिया, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, वह कैश क्रेडिट हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता एसेट क्रेडिट करते जाते हैं, एक्सपेंस डेबिट करते जाते हैं, कम होता जाता है एसेट, एक्सपेंस बढ़ता जाता है, ठीक है ना, और सही है। तो वैल्यू में लॉस है, डेप्रिसिएशन बढ़ता जा रहा है, वैल्यू लूज होती जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसूली तौर पे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट बनता था, बिल्कुल सही, दिल को भी भा रही थी ये एंट्री। लेकिन अकाउंटेंट्स ने कहा भाई ऐसा करो, ये बेटर प्रेजेंटेशन क्यों है ये मैं प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसा करो, एसेट को अलग रखो, यानी एसेट जब जब बढ़ता है खरीदने से उसको अलग रखो, और उसके अंदर होने वाली कमी जो उसके यूज की वजह से हो रही है उसको एक अलग अकाउंट में रखो। उस अकाउंट का कोई भी नाम रख दो, तो हमने अकड़ बकड़ करके नाम रख दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या मतलब? एक ऐसा अकाउंट जिसमें एसेट के अंदर होने वाली
कमी को इकट्ठा करेंगे। हर साल इसमें कमी बढ़ती जाएगी, एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसा काम हमने पहले भी किया हुआ है, मिलता जुलता काम किया हुआ है। सेल्स क्रेडिट करते थे, सेल्स क्रेडिट, सेल जब बढ़ती थी डेटर डेबिट कैश डेबिट जो भी करते थे, और सेल क्रेडिट दरवाजा खोल दो यार। सेल क्रेडिट हो रही है यानी सेल बढ़े जा रही है, और सेल रिटर्न आ जाती थी। कभी भी सेल को डेबिट नहीं करते थे, प्लीज ध्यान दें बेटा। सेल्स को डेबिट हम क्या कहते थे, सेल रिटर्न को अलग अकाउंट में रखो। अब सेल अलग रिकॉर्ड करते थे, सेल रिटर्न जो कि सेल की कमी है अलग रिकॉर्ड करते, और फिर एक मौका आया था दोनों को नेट कर किया था। परचेज को अलग रिकॉर्ड करते रहते थे, परचेज रिटर्न को, हालांकि ये परचेज का ऑपोजिट कॉन्ट्रा उलट था। परचेज को अलग रिकॉर्ड करते थे, परचेज रिटर्न को अलग रिकॉर्ड करते थे, और एक वक्त आता था जब इसको, यही बात वो इनकम स्टेटमेंट में नेट हो रहे थे ना, ये अभी बैलेंस शीट में नेट होंगे, कल होंगे, लेकिन क्योंकि आज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन नहीं रही। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एसेट को अलग रख रहे हैं, एसेट के अंदर इस्तेमाल की वजह से होने वाली कमी को अलग इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो इकट्ठा करते रहेंगे, एसेट अपनी जगह रहेगा, डेप्रिसिएशन अलग इकट्ठी होती रहेगी, और एक वक्त आएगा वो कौन सा होगा, बैलेंस शीट बनने का, जहां एसेट जाता है वहीं पे इसका दुश्मन ये भी जाएगा साथ। तो एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेट करके शो कर दिया करेंगे, वो इंशाल्लाह देखेंगे कल। फिलहाल एंट्री पूरी करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, तो ये एंट्री करना चाह रहा हूं मैं। एक अकाउंट ना इजाफी बनाना पड़ रहा है मुझे, जो रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन आपको आज एंट्री समझाने के लिए। ये देखें जी, यही अकाउंट ओपन किया ना हमने नया, एक्यूमुलेटेड, कभी जिंदगी में वैसे कम ही नाम लिखा है मैंने इसका पूरा, आप लोगों ने पूरा लिखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये मैंने जरा इजाफी फिलहाल 1-2 दिन आपके साथ ये अकाउंट बनाऊंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। अब जो एंट्री की है 31 को, ये एंट्री की पोस्टिंग देखिएगा, एंट्री की पोस्टिंग सब बच्चे तवज्जो से देखेंगे प्लीज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेजर अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने से, 32,500 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,000। ठीक है, लिख लिया। अब इसके आगे वजह लिखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहां पे लिखा एक्यूमुलेटेड, डेट लिखी 31 दिसंबर 9, यहां पर डेट लिखी 31 दिसंबर 9। लो जी, पहला साल खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर खत्म हुआ है तो लेजर्स को बैलेंस करोगे, बताओ टोटल कितना है, 5 लाख है टोटल, 5 लाख इधर है, तो क्रेडिट साइड पे एज इट इज लिखोगे, बोलो, और कैरी डाउन बैलेंस किस तरफ आएगा, 31 दिसंबर 9 पे क्लोजिंग बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंस कितना आएगा, 5 लाख। अब देखो गौर से, एसेट अकाउंट सही कहानी बता रहा है गलत, देखो हमने इस साल में एक एसेट खरीदा 2 लाख का, फिर एक एसेट खरीदा 3 लाख का, तो इस साल के एंड पे हमारे पास टोटल कितने एसेट्स पड़े हैं, 5 लाख, 5 लाख के पड़े हैं। ठीक है, फिर सुनो, तुम्हारे कान के नीचे पड़ा हो ना कुछ ऐसे, तुम्हें याद रहे जी, हमने एक एसेट खरीदा यकम अप्रैल को 2 लाख का, एक एसेट खरीदा यकम जून को 3 लाख का, तो हमारे पास 31 दिसंबर पर कितने टोटल एसेट्स पड़े हैं, 2, और उनकी कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। ठीक है, तो ये हाँ मैं इसीलिए कह दिया आपके लिए जी, ये एसेट अकाउंट किस पे पड़ा है, कॉस्ट। ओ सच्ची, तुम तो पीछे चले जाओ, कल याद कराना मुझे, चिश्ती डरना नहीं पठान से, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुमने पीछे खड़ा होना था। ठीक है, तुम्हें पता है, ओके जी, हो गया क्लोजिंग। अच्छा, अगली बात, जरा इस अकाउंट का टोटल करो, तो एक ही तरफ आ रहा है बैलेंस, कोई बात नहीं, ऐसे अकाउंट कई हमारी नजरों से गुजरे थे। 32,500 एज इट इज, 32,500 इधर भी लिख दे, और बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ गई,
31 दिसंबर 9 पर, ठीक है। इसको फिलहाल रहने दो, सोचो ना, इसको भी ओपन कर लेंगे, इसको भी मैं कंप्लीट करूंगा, फिलहाल छोड़ दें इसको, कल इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगा। अभी इधर देखें क्या होता नजर आ रहा है आपको। एसेट हमारे पास पड़े हैं 5 लाख, एसेट अकाउंट ऐसे आया सीना चौड़ा करके, 5 लाख दे एसेट ने मेरे कोल, साथ ही ये भी आ गया, और पता है उनमें 32,500 की, वैसे घर वालियों की तरह, तो 32,500 की वैल्यू भी लूज हो गई है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये साथ साथ ही हैं। हमने एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे रख लिया और उसके अंदर होने वाली कमी को एक अकाउंट में अलग। नेचर क्यों ऑपोजिट है भाई? सेल की नेचर थी क्रेडिट, सेल रिटर्न की डेबिट, अलग अलग चलते थे, नेट होती थी। परचेज की नेचर थी डेबिट, परचेज रिटर्न की क्रेडिट, अलग अलग चलते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। एसेट की नेचर डेबिट और उसके अंदर होने वाली कमी की नेचर जाहिर सी बात है कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट, अलग अलग चलेंगे। बैलेंस शीट कल बनाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे नेट। इन दोनों को नेट करने से वैसे आता क्या है? हाँ WDV भाई, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, फॉर्मूला लिखवाया था कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। ये एसेट माइनस नहीं है, ये एसेट कॉस्ट पे है, मैंने ये लिखा हुआ, अल्लाह माफ करे, माइनस में समझते रहना जी। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या होती है? WDV। तो एसेट्स बैलेंस शीट में WDV पर ही नजर आते हैं। इंशाल्लाह कल इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ये प्रूफ भी करेंगे कि ये वाली एंट्री क्यों नहीं की। आज होमवर्क कोई नहीं है मेरे पास, माजरत। पहले टेस्ट नंबर 4 को ही डिस्कस ये करते हैं, जो रिसेंट टेस्ट है आपका, टेस्ट 4 है ना ये, ओके। इसी को डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन आपके सामने होगा, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, बस जो एडजस्टमेंट आपको समझ नहीं आ रही होगी सिर्फ उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। क्वेश्चन जहां पर, प्लीज़ बेटा आपस में बात ना करें, मुझे को बोलता हुआ नजर आएगा मैं बाहर भेज दूंगा, प्लीज़ आप बस जी। क्वेश्चन अगर पूरा करने की ज़रूरत महसूस हो तो हम पूरा लेक्चर भी उस पर लगा दिया करते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो सॉल्यूशन मौजूद है, आसानी से डिस्कस हो जाएगा। वैसे भी आपके रिजल्ट्स बता रहे थे, काफ़ी से भी ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, कुछ एक बच्चे ही फेल हुए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, जिस एडजस्टमेंट में मसला होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, पर सॉल्यूशन को आपने ऐसे नहीं देखना, सामने रख लें, बस एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जहन में ज़बानी इसकी एंट्री करके हम उसको देख लेंगे, ठीक है, ताकि ये 10-1 मिनट में हम डिस्कस कर लें टेस्ट, और उसके बाद फिर हम फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन पे मूव कर जाएं। आज हमने अकाउंट्स बनाने हैं उसके अंदर, ठीक है जी, एंट्री सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं जी। ए लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग अकाउंट्स विद बी बैंक लिमिटेड, कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट और करंट अकाउंट। अब ये पूछोगे आप कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट क्या होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है जी, 2 टाइप के अकाउंट्स थे, बस 2 टाइप के अकाउंट्स थे, एक का नाम था कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट, दूसरे का नाम था करंट अकाउंट। उसके बाद कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी और कुछ इन्फॉर्मेशन करंट अकाउंट की गिवन थी, और रिक्वायरमेंट में था एडजस्टेड कैश बुक फॉर बोथ द अकाउंट्स शोइंग ऑल एडजस्टमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30 सितंबर 2004 एंड BRS ऑन द सेम डेट। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर कभी सवाल के अंदर 2 अकाउंट्स आ जाएं, ये क्योंकि सवाल डिस्कस भी नहीं किया था क्लास में, तो टेस्ट में देना इसलिए ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। अगर सवाल में 2 अकाउंट्स इस तरह का एक सवाल पास पेपर में भी किसी ज़माने में आया हुआ है, पुरानी बात है, अगर सवाल में 2 अकाउंट्स दे दे और BRS की एडजस्टमेंट्स हों, तो आप 2 एडजस्टेड कैश बुक्स बनाइएगा और 2 ही BRS बनाइएगा। ये आपसे मैंने ज़बानी बात की थी, प्रैक्टिकली आपने फिर यहाँ पर किया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने 2 कैश बुक्स बनानी है, एक कॉर्पोरेट चेकिंग की और दूसरी करंट की, ठीक है, और 2 ही BRS बनानी है। कोई ऐसा बच्चा जिसने एक ही BRS बना दी हो, हाथ खड़ा करें। हाँ, कहने के बावजूद माशाल्लाह हैं, तो अल्लाह मालिक है। फिर देखते हैं अब क्यों, क्या वजह हुई एक बना दिया। बोला तो था ना, वैसे याद नहीं आई वो बात, भूल गए थे। कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन आपको बताया हुआ था क्या कैसे आप बना सकते हैं 2 अकाउंट्स की एक BRS। हर अकाउंट की BRS
हर अकाउंट की बीआरएस सेपरेटली बनती है, प्रैक्टिकली भी। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे आप देखेंगे, अगर आप ऑडिट पे जाते हैं, जैसे स्टार्ट में तो आप ऑडिट पे जाते हैं, आप खुद तो अकाउंटेंट नहीं बनते जाकर, आप ऑडिट पे जाएंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस शीट में नजर आएगा, उसकी डिटेल मांगेंगे, 50 चलो ज़्यादा हो गए, 25 अकाउंट्स हैं कैश एंड बैंक में, 25 अकाउंट्स हैं, हर अकाउंट का लेजर अलग, हर अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट अलग, और उनमें फ़र्क होगा तो हर अकाउंट की बीआरएस भी अलग बनेगी। ठीक है, तो ये सबक सही आप लोगों के लिए, आइंदा के लिए। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यही थी कि हमें बीआरएस अलग अलग बनानी थी, कैश बुक भी अलग अलग बननी थी। ओके, अच्छा जी, वाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड फाउंड द फॉलोइंग, और कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल गिवन है। फॉलोइंग चेक्स इशूड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट हैड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड, यानी ये कौन से चेक्स थे? सवाल आसान था, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट ऐसी नहीं थी जो आपको परेशान करती, बस सवाल की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी जिस वजह से ये टेस्ट के अंदर आया है। ठीक है, तो 4 अनप्रेजेंटेड चेक्स नज़र आ रहे थे। हमारा मंथ है सितंबर 2004, ठीक है, 30 सितंबर 2004। अच्छा, इस पूरी डिटेल के अंदर कैश बुक का बैलेंस पॉइंट नंबर 7 में गिवन था, यानी कि जिसको हम अनएडजस्टेड कैश बुक कहते हैं, अनएडजस्टेड कैरी डाउन बैलेंस कहते हैं, वो कौन से पॉइंट में गिवन था? पॉइंट 7 में। तो कोई नहीं, हम कौन सा पहले ढूंढते हैं, हम तो तरतीब से शुरू हो जाते हैं, हमने दोनों फॉर्मेट्स ओपन किए होते हैं। तो हमने कॉर्पोरेट चेकिंग की कैश बुक एडजस्टेड ओपन की होगी और बीआरएस कॉर्पोरेट चेकिंग की ओपन करके और एड लेस लिख कर जगह खाली छोड़ दी थी। उसके बाद बहरहाल अनएडजस्टेड बैलेंस है कौन सा? डेबिट बैलेंस, मतलब नॉर्मल के अब नॉर्मल कैश बुक का डेबिट क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है, अब सॉल्यूशन सिर्फ इतना आपके सामने आए जितना मैं कह रहा हूं। आंसर नंबर 2 में आपको कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट एडजस्टेड नजर आ रहा है, ये कैश बुक है बेसिकली। ठीक है, और नीचे इसकी बीआरएस नजर आ रही है। तो आप देखें अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस 16,581 लिखा हुआ है। इसको सवाल से उठा के इस तरफ सही लिखना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, 0.5 मार्क्स इसके ऊपर मिले आपको। ठीक है, उसके बाद सवाल से सॉल्यूशन से हटा लें, फौरन नजर हटा लेंगे, जो फिगर मैं दिखाऊंगा वो देखने के बाद फौरन सॉल्यूशन से नजर हटाएंगे, वरना इफेक्टिवनेस नहीं रहनी। ओके, उसके बाद उसने हमें बताया अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 4। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं? क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड बाय, इनको हम क्या किया करते हैं? ऐड। तो हमने लिख लिया ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स, हेडिंग बना ली ताकि अब ऐड करें। और उसके बाद फिर हमने देखना शुरू किया तो पहले ही चेक ने ठटका दिया, रुक गए। क्या हुआ? चेक की डेट मैंने कहा था गिवन हो, तो सवाल में कुछ लिखा हो ना लिखा हो, हमें पता है कि 6 महीने चेक की जिंदगी है, चेक कर लो कहीं टाइम बार तो नहीं हो रहा। तो पहला चेक 31 अगस्त 2004 का है, हमारा साल, हमारा मंथ है 30 सितंबर 2004। तो ये सॉरी, हाँ 31 अगस्त वाला, 31 सितंबर तो ठीक हो गया, अक्टूबर ये तो ठीक है। ओके ठीक है, डन डन, टिक करें टिक करें। ओके, ये अनप्रेजेंटेड है, ये पहला चेक आ गया अनप्रेजेंटेड में। अगला भी सही है, 13/9/2004, क्या ख्याल है? ये तो 9वें महीने का ही है। ओके, अगला भी ठीक है, मार्च का नहीं, इसमें गड़बड़ थी, डेट गिवन थी, हर एक चेक को देख रहे थे। तो भाई ये टाइम से आया करो, ये कौन सा टाइम है तुम लोगों के आने का? जब दिल करे मुंह उठा के आ जाते हो, क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। मैंने आइंदा पौने पे कुंडी लगा दिया करनी है, बाहर जो है वो बाहर ही रहे। सुने, 22 मार्च को जो चेक हमने इशू किया है वो 22 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 22 सितंबर को उसके 6 महीने पूरे हो गए। तो 30 सितंबर पे ये क्या हो चुका है? टाइम बार। तो टाइम बार हो गया, तो क्रेडिटर वाला चेक है, हमने जब इशू किया था तो एंट्री की थी क्रेडिटर डेबिट बैंक, रिवर्स करेंगे तो एंट्री होगी बैंक डेबिट क्रेडिटर, और अनप्रेजेंटेड में शो नहीं करेंगे। अब जरा सॉल्यूशन पे आकर देखें, आपको 14,500 नजर आ रहे हैं डेबिट साइड पे, दरमियान वाली दोनों फिगर्स को नहीं देखना, बस वही देखें, 14,500 नजर आ रहा है। ओके, ये डेबिट कर दिया हमने। अब जब ये डेबिट हो गया तो अनप्रेजेंटेड भी नहीं रहा। अब जाकर देखें नीचे अनप्रेजेंटेड चेक्स में आपको 3 ही चेक नजर आ रहे हैं, 51,000, 4500 और 27,200, क्योंकि इन तीनों की डेट्स बिल्कुल ठीक थी और इसके अलावा कोई एरर भी नहीं था। सिंपल सिंपल थी एडजस्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ें।
आगे सवाल में थोड़ी सी बस आपको, बेटा ये बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग, एक तो लेट आते हैं ऊपर से बातें करते हैं आप लोग। सुने, चेक्स फ्रॉम कस्टमर्स एग्रीगेटिंग 125,940 एंटर्ड इन कैश बुक ऑन सितंबर 30 वर क्रेडिट बाय बैंक ऑन अक्टूबर। जी, चेक्स फ्रॉम कस्टमर है तो मतलब डेबिटेड बाय अस कब हो गए? 30 सितंबर को। भाई चेक्स कस्टमर के आए और हमने कैश बुक में एंटर कर लिए 30 सितंबर को। 30 सितंबर के होंगे तो उस दिन किए ना, जब कुछ ना कहा तो ऐसे ही ज्यूम करते आ रहे हैं ना। और बैंक में वो कब क्रेडिट हो रहे हैं? तो अनक्रेडिटेड हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स हम क्या करते हैं? लेस। तो आप जाकर देखें, अनक्रेडिटेड चेक्स लेस होते नजर आ रहे हैं। एक ही फिगर है 1,25,940। ये ऊपर वाला इक्वल कोई नहीं था होना, ये गलत लग गया है। 27,200 के ऊपर ना, ये 27,200 से ऊपर वो आ रही है टोटल वाली फिगर, वो ऊपर गलत लाइन लग गई है। ठीक है, 1,25,940 क्या है? अनक्रेडिटेड चेक्स। ओके, आगे बढ़े, वापस आए फौरन देखने के बाद फौरन सवाल पे वापस आएगा। हाँ जी, उसके बाद पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 6, इसमें अंग्रेजी की मार थी सिर्फ। ठीक है, सुने, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, पता होता है हमें लेकिन हमें अंग्रेजी की मार पड़ जाती है। कैसे? नंबर 3, बैंक चार्जेस ऑफ ₹600, फॉर प्रोसेसिंग 12 पेमेंट्स एग्रीगेटिंग 278 थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑन 30 सितंबर 2004, ये कॉमा क्यों बोला मैंने? ये बात दरमियान में अलग थी। ठीक है, फिर सुने, बैंक चार्जेस हैं 600, आगे ब्रैकेट में ब्रैकेट नहीं लगाई गई ना, कॉमा लगा के बताएगा ये बैंक चार्जेस काहे के थे। सुनो, बैंक चार्जेस ऑफ 600, बैंक चार्जेस कितने हैं? 600। किसके हैं? फॉर प्रोसेसिंग 12 पेमेंट्स एग्रीगेटिंग 278 फ्रॉम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑन 30 सितंबर, अपीयरिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द। तो रेलेवेंट जुमला पता है कितना सा था? रेलेवेंट जुमला था बैंक चार्जेस ऑफ 600 अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश। तो रेलेवेंट जुमला इतना सा था, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए तो रिकॉर्ड कर लेंगे, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो जाकर देखें कैश बुक में 600 क्रेडिट होता नजर आ रहा है बस। अच्छा, आप वापस आए तो ये ब्रैकेट क्या था? ब्रैकेट में उन्होंने बताया था ये बैंक चार्जेस किसके हैं। वो कह रहा है जी बैंक चार्जेस जो 600 के हैं, जो बैंक स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं, ये कोई 12 पेमेंट्स प्रोसेस करने के बैंक ने चार्जेस लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस किए। ठीक है, बात समझ आई है? तो कितने बच्चों ने 600 की ही बैंक चार्जेस की एंट्री की? ऐसे ही मैं खा रहा हूं। चले पढ़ ले सर, एडजस्टमेंट को मसला है तो पूछ लें। किसी को मसला है, हाथों से परेशान ना हो तो बहुत ज़्यादा हाथ खड़े हो गए। आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें। भाई को ज़रूरी बात है तो बाहर चले जाओ, दोनों कर आओ, कैप मैन साथ ले जाओ, दूसरे को भी तीसरे को भी। 5-7 मिनट 10 मिनट ले लो, जाओ जी। अभी तीसरे की बात कर रहा हूं, तुम 4 नंबर पे पहुंच जाओ, चौथे पे पहुंच जाओ मैं। पॉइंट नंबर 4, a check of 7960 from a customer was dishonored in September and A Limited decided to write off the amount as the customer was untraceable। जी, ये राइट ऑफ करना बैड डेट कहलाता है। और बैड डेट की एंट्री आपने नहीं पढ़ा हुआ ना, सुन ले, होती है बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। कहीं बैंक हिला, कहीं बैंक हिला, बैंक कोई नहीं हिला। ठीक है, तो ये जो राइट ऑफ करने की बात थी ये बस ठीक है थी, लिखी हुई थी। आपके मतलब की बात कितनी है? एक चेक डिसऑनर हुआ है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, तो चेक डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है? ये चेक किसका है? चेक फ्रॉम अ कस्टमर है, डेटर वाला है। तो जब चेक आया था तो खुशी खुशी में बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट किया था, वो खुशी वापस रिवर्स करो, डेटर को वापस डेबिट करो, बैंक को क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो देखो जरा, बैंक क्रेडिट होता नजर आ रहा है 7960 से। अच्छा, अब अगर वो लिखता ना अनक्रेडिट इंक्लूड तो उसमें से माइनस भी करते, लेकिन ऐसी बात नहीं थी तो उसको छेड़ा हमने नहीं। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, भाई सही है। और 5 ऑन सितंबर 12 एंड पे करते हैं, पहले 6 में मार पढ़ लें अंग्रेजी की। 5 तो अच्छी एडजस्टमेंट है, बड़े मजे की एडजस्टमेंट है। 6, अंडर द एग्रीमेंट विद द बैंक A Limited was entitled for interest at 10% on daily balance of corporate checking account. The interest for the third quarter
2004 amounted to 2727241 was credited by bank on 30 सितंबर but it was not recorded in the। भाई ऊपर वाली कहानी पता है क्या है, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इनको इंटरेस्ट इनकम मिलती है 10%। डेली बैलेंस का मतलब क्या है, हर दिन के एंड पे जो बैलेंस कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट में खड़ा होता है ना, उसका 10% इनको इंटरेस्ट मिल जाता है। और फिर वो शायद 3 4 5 6 कुछ अर्सा रखा होगा, उतने महीनों बाद बैंक एक ही बार इनके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो फिर पढ़े, अंडर द एग्रीमेंट विद द बैंक ए लिमिटेड वाज एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन डेली बैलेंस ऑफ कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट। ठीक है, एंटाइटल्ड हैं। ओके हो गया। अगली बात, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड क्वार्टर। अब क्वार्टर होता क्या है, चौथाई को कहते हैं, क्वार्टर चौथाई को कहते हैं, 1 किलो में 1 पाव को, हैं जी। ठीक है, तो चौथाई क्या है, एक साल का क्वार्टर क्या होगा, 3 महीने। तो याद रखिएगा, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जैसे 1 किलो में 4 पाव होते हैं। ठीक है ना, ऐसे याद रख लो, किसी तरह याद रख लो, सही भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो फिर हर क्वार्टर में कितने मंथ्स हुए। अब अगर एक साल के 4 क्वार्टर हैं और मैं कैलेंडर ईयर की बात करूं, तो कैलेंडर ईयर में सबसे पहला महीना कौन सा है, और तीसरा महीना, ये पहला क्वार्टर कहलाएगा। जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से जून, फिर जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से। अब इसमें तीसरा क्वार्टर कौन सा बन रहा था, जुलाई से सितंबर। ठीक है, तो इंटरेस्ट जुलाई से सितंबर का जो बनता था वो बैंक ने 30 सितंबर को ट्रांसफर कर दिया, इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। ये वही वाली अंग्रेजी की सादा सी लाइन थी जो लिखी हुई आती थी सवालों के अंदर कि बैंक स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम नजर आ रही है, आपने रिकॉर्ड नहीं की हुई तो कर लो। ठीक है, तो इतनी लंबी अंग्रेजी में से निकला सिर्फ उतना सा ही मतलब था कि आपने एंट्री करनी थी बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितने से, 2724। देखें नजर आ रहा है डेबिट साइड पे कितने बच्चों ने एंट्री ऐसे ही कर ली थी, कम हुए कुछ हाथ। चलें ओके, पॉइंट 7 में अनएडजस्टेड बैलेंस था, आ जाए पॉइंट 5 पे। अच्छा, अब पॉइंट 5 ही तो वो मजे की एंट्री है जो 2 अकाउंट इकट्ठे आए तो हमें होती हुई नजर आ रही होती है। तो आपने कैश बुक एक बनाई हुई थी, एडजस्टेड कैश बुक कॉर्पोरेट चेकिंग की, और एक आपने अगले सफ़े पे बनाई होगी एडजस्टेड कैश बुक करंट की। ऐसे ही है। अब 2 अकाउंट्स हैं, अब बैंक के साथ कुछ सा भी अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट कुछ हुआ हुआ, वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं अंडर द एग्रीमेंट विद द बैंक ए लिमिटेड वाज एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट एट 10%, ओहो सॉरी, ऑन 12 सितंबर 2004 द बैलेंस एज पर बैंक इन कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट वाज ओवरड्रॉन बाय 990,700। ओवरड्रॉन का मतलब क्या है, पैसे थे नहीं लेकिन पेमेंट्स कर दी, तो कितना ज्यादा ड्रॉ कर गए, कितना ओवर ड्रॉ कर गए, 90,751। अब ये 90,751 से कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट नेगेटिव हो गया होगा, किस दिन, 12 सितंबर को। अब हमने ना बैंक को कहा हुआ था कि जब कभी हमारे कॉर्पोरेट का बैलेंस ओवरड्रॉन में चला जाए ना, आपने फौरन हमारे करंट से उतने पैसे निकाल के, करंट अकाउंट भी आपके पास ही है ना, हमारे करंट अकाउंट से उतने पैसे निकाल के कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर रख देने हैं। ये बात लिखी हुई थी सवाल के अंदर, मैंने उर्दू में बताया, आप पढ़ते हैं अंग्रेजी में। तो कहता है ओवरड्रॉ हो गया 90 से, ठीक है, 90,751 से ओवरड्रॉ हो गया। आगे क्या कहता है, अंडर द एग्रीमेंट, अंडर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हुआ हुआ है, हमने ही कहा होगा ना, जाहिर सी बात है। बैंक ट्रांसफर्ड फंड्स फ्रॉम करंट अकाउंट टू एलिमिनेट एडवर्स बैलेंस ऑफ, सही है, टू एलिमिनेट एडवर्स बैलेंस। कहां पे एडवर्स बैलेंस पड़ा था, कॉर्पोरेट में। तो पैसे कहां से ट्रांसफर हुए, अब बैंक ने ये कर दिया है, यानी बैंक स्टेटमेंट में करंट अकाउंट में से पैसे निकले होंगे और कॉर्पोरेट चेकिंग में गए होंगे, यानी बैंक स्टेटमेंट में करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे 90 नजर आ रहा होगा और कॉर्पोरेट चेकिंग के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, पता नहीं अब हमने कुछ किया या नहीं, वो क्या कह रहा है,
हाँ, द ट्रांसफर वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बड़ी सादा सी बात, तो बहुत आसान सी एडजस्टमेंट। ऐसे जैसे एक को कैश समझ लो, एक को बैंक ट्रांसफर किया करते ना पैसे एक जगह से निकाल के दूसरे, तो ऐसा ही हुआ है। करंट अकाउंट में से पैसे निकले, ऐसे ही है, और जाकर जमा हुए हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिख लेना था, करंट, और यहां पर क्या लिख लेना था, कॉर्पोरेट चेकिंग। ठीक है जी, बात समझे हो? देख लो जाके 90,751 डेबिट नजर आ रहा है, तो सवाल तो खत्म हो गया, उसके बाद कुछ था ही नहीं। हाँ, करंट के अंदर ये एंट्री बस आ गई हुई है ऑलरेडी पिछली एडजस्टमेंट से। बाकी तो इसके अंदर अगेन क्वेश्चन है कोई, बोलो। हाँ बोलो। वो हुआ होगा, लेकिन 30 सितंबर पे उसने हमें बताया है कि ये बैलेंस आ रहा है 16,581। ठीक है ना, ये क्या हुआ होगा, ये सितंबर की कैश बुक बनी है, कैश बुक सितंबर की बन रही थी। ये किसकी, कॉर्पोरेट चेकिंग की। इसमें बहुत कुछ डेबिट हुआ, बहुत कुछ क्रेडिट हुआ। बीच में एक दिन आया जिसमें ये ओडी हो गया था, करंट अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके इसको नॉर्मल कर लिया, फिर कुछ आया कुछ गया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बैलेंस हमें गिवन है 16,581। ये किस दिन का है, 30 सितंबर का है। तो उससे पहले कुछ हुआ, वो तो बहुत कुछ हुआ हुआ है। बेटा मेरी बात सुने, पॉइंट समझिए। 12 सितंबर को ओवरड्रॉ हुआ, भाई आपको सितंबर के अंदर और भी तो बहुत कुछ आया था, आपने कुछ रिकॉर्ड किया, कुछ बहुत कुछ गया हुआ है, कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है नहीं। इसी में चलते चलते सितंबर में किसी मौके पे ही ओवरड्रॉ हो गया। उस दिन हमने क्या किया होगा, वो ट्रांसफर बैंक ने कर दिए थे पैसे, हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया होता। ठीक है, अब उसके बाद ओवरड्रॉ हुआ होगा, फिर कुछ पैसे आकर वो नेगेटिव नहीं रहा होगा, वो फिर पॉजिटिव हो गया होगा, फिर कुछ पेमेंट्स हुई होंगी, फिर कुछ पैसे निकल गए होंगे, पता नहीं क्या कुछ होने के बाद ये क्लोजिंग आया हुआ। तो ये अनएडजस्टेड हमने क्लोजिंग उठाया है। अब इसमें जो बैंक ने कर रखा था वो हमने नहीं किया था, तो हमने सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो सही है। अच्छा, ओके, नाउ करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, देखें जरा अगले सफे पे। अनएडजस्टेड कैरी डाउन कितना है, 25,012 रुपीज, ये ओवरड्रॉन। ठीक है, आगे पॉइंट 1 में वैसी ही अंग्रेजी की मार। ए लिमिटेड, एट ए लिमिटेड रिक्वेस्ट द बैंक प्रोसेस्ड अ पेमेंट ऑन सितंबर 30 फॉर 15,225 एंड डेबिटेड द सेम अलॉन्ग विद चार्जेस ऑफ 100। The payment was recorded in the cash book, but the charges remained। भाई बैंक ने इनकी रिक्वेस्ट पे एक पेमेंट प्रोसेस की, बैंक ने डेबिट कर दिया, इन्होंने भी क्रेडिट कर दिया, लेकिन एक चीज रिकॉर्ड होने से रह गई। वो क्या है, बैंक चार्जेस। तो आप रिकॉर्ड कर लो, मसला क्या, सही है। दूसरी तरफ अंडर द एग्रीमेंट विद बैंक, अंडर द एग्रीमेंट विद ए लिमिटेड, बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट। पिछले पेज में क्या था, वो इंटाइटल थे, इंटरेस्ट इनकम होनी थी, यहां पे बैंक ने इंटरेस्ट काटा है। ठीक है, एट 14% ऑन डेली ओवरड्रॉन बैलेंस बाय यूजिंग 360 ब्ला ब्ला, द इंटरेस्ट ऑफ इतने फॉर द थर्ड क्वार्टर चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन 30 सितंबर, बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द। बिल्कुल वैसी एडजस्टमेंट थी, इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कर लो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 8725। ठीक है जी, ओके। और यहां से क्या आ जाना था, एडजस्टेड, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, जिधर भी आ जाएगा वो देख लो जाके सोल्यूशन में, उसको लेकर जाओगे बीआरएस में। कोई अनप्रेजेंटेड, कोई अनक्रेडिट इसमें नहीं था, और वही बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट होगा। चेक नहीं हो सकता था ये सवाल कि सही है या नहीं, उसकी वजह बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट सवाल में गिवन नहीं था। तो जो आपके पास बीआरएस में से बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग, बस वही। तो ये सवाल अच्छे होते हैं, आप चेक तो नहीं कर सकते ना, परेशान तो नहीं होते, घर आ जाते हैं। ओके ओके जी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 1 देखें।